चलिए, एक फ्रेश पेज पे सबसे पहले हेडिंग बना लो आप लोग गुडविल की, और फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अच्छा, सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और चीज लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया क्यों है इंपॉर्टेंट गुडविल? बिकॉज गुडविल का यूज आप लास्ट चैप्टर जो पार्टनरशिप का करोगे वहां तक करते रहोगे। साथ ही साथ कंपनी अकाउंटिंग जब आप पढ़ोगे तो वहां भी गुडविल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहां कंपनी के हिसाब से हैं। अब सबसे पहले कि गुडविल का मतलब क्या है, तो गुड का मतलब तो हो गया अच्छा, और विल का मतलब चाह, तो मतलब क्या, अच्छी चाह। देखो, अब इस चीज को ना मैं आपको पहले बिजनेस से कनेक्ट करके देता हूं। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लूंगा, 4-5 एग्जांपल्स हैं मेरे पास, और इसी से आपको बात क्लिक करनी चाहिए कि गुडविल की वैल्यू में कहां ले जा रहा हूं। मेरा जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो आपका नॉर्मल शॉपकीपर से है। आपके गली मोहल्ले में बहुत सारी दुकानें होती है, मतलब 3-4 दुकानें सबके वहां नॉर्मली होती हैं गलियों में, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। उनमें से ना, आप मानो या ना मानो, एक ऐसा स्ट्रीट वेंडर होता है जिसके पास हम जाना पसंद नहीं करते, और एक ऐसा होता है जिसके पास हम हर बार जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उसकी क्वालिटी A1 होती है, उसका जो क्या कहते हैं प्राइस है वो भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ बिहेवियर। और बात करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सब सही रहता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो हमें बेवजह वेट कराते रहते हैं, बहुत होते हैं ऐसे कई दुकानदार जो हमें बेवजह वेट कराते रहते हैं, और प्रोडक्ट भी उनका सही नहीं रहता, प्राइसिंग भी उनकी क्या हो रखी होती है, 1-2 रुपए से आगे पीछे हो रखी होती है। तो इसे क्या कहते हैं कि आप अगली बार उस दुकान को प्रेफर नहीं करोगे जिसने आपको क्वालिटी सही नहीं दी, जिसने आपको प्राइस सही नहीं दिया, जिसका बिहेवियर सही नहीं था, या फिर जिसको आपको कंज्यूम करके उसकी दुकान में जाकर आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आया। बच्चों, अभी एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। देखो, रिलायंस के भी अपने मॉल हैं, और और आपको बिग खिलाड़ी पता होगा, बिग बाजार। ठीक है भैया, संडे का दिन था, आप क्या करे, आपने क्या करा, आपने दोनों जगह विजिट करा अपनी फैमिली के संग। बेटा हम वहां जाते हैं तो नेसेसरी खरीदते हैं अपनी अपनी, भैया तेल साबुन नमक जो भी घर की नेसेसिटी होती है वो सब खरीदते हैं हम। लेट से आपने किसी ऑयल का प्राइस यहां पर देखा 590 रुपए, और यहां पर आपने देखा 570 रुपए। अच्छा, अब इस पे चले मत जाना कि बिग बाजार में सस्ता मिलता है, ये बस मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर आपने देखा 590 और यहां पर देखा आपने 570। चलिए, और किसी चीज की बात करते हैं। लेट्स से कि आपने ना कोई सोप देखा, रेगुलर सोप देखा आपने, वो सोप यहां पर 80 रुपए का था, बट यहां पर 78 रुपीज का था। आप कहोगे भैया 2 ही रुपए का फायदा। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इन सब चीजों पे ना बड़ा माइनर सा मार्जिन होता है, बड़ा माइनर मार्जिन होता है, और यही 2 रुपए बचाने के लिए कस्टमर भी भागता है, और यही 2 रुपए से किसको कॉम्पीट करना है, इन दोनों को, रिलायंस और बिग बाजार को भी इन्हीं 2 रुपए से कम्पीट करना होता है, वो एक अलग मुद्दा है। अब आप मुझे बस इतना बता दो यार, अगली बार जब आप जाओगे आप किससे सामान खरीदोगे? मींस जब आप नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंथ शॉपिंग करोगे तो आप किससे करोगे? बिग बाजार से। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस की इमेज आपकी नजरों में ये आ गई कि ये ओवर प्राइसिंग करते हैं। चलिए, ये बात समझ आई भैया। तो इस ओवर प्राइसिंग को गुडविल कहते हैं। कि मैंने कहा बच्चों बात सुनते जाओ, आपको मैं समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। मेरे को तो अभी इसमें बताने का मतलब ही नहीं है, मैं तो भी आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरा आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अच्छा, ये मैं ना अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने ना कोई शर्ट खरीदी थी, ठीक है। मैंने एक ही मार्केट से 2 शर्ट खरीदी थी, मीन्स एक मैं यूएस पोलो के उसमें शोरूम में गया तो मैंने एक यहाँ से खरीदी, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम, नाइक की खरीदी मैंने। मैंने एक यूएस पोलो और एक नाइक, इन दोनों की एक एक टी शर्ट खरीदी। बेटा दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम थी। मैं प्राइसिंग में यहाँ नहीं लटकाऊंगा आपको, क्योंकि आप बोलोगे भैया प्राइसिंग का ही इशू लग रहा है कुछ ना कुछ। चलो, यहाँ 2000 की, ये भी 2000 की। बेटा प्राइसिंग एकदम सेम कर दी हमने दोनों की। हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने 2 महीने यूज करा, भैया मेरे को ना नाइकी वाले में मजा नहीं आया, इस वाले का प्रोडक्ट इतना सही नहीं था। क्या होने लग गया मैं बता देता हूं आपको। मेरी जो टी शर्ट थी वो ब्लर सी होने लगे। अब भैया ब्लर क्या होता है? अरे मतलब फीकी पड़ना लग गया, उसका कलर कलर उतरने लग गया, और मतलब जो उसकी पहनने में कंफर्टेबलनेस थी ना, वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई। तो भैया यहाँ आप क्या कहना चाहते हो कि प्राइस का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर उसने मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं दी। अगली बार अगर कोई मुझसे प्रेफर करेगा तो आई विल प्रेफर यूएस पोलो ओवर नाइक। पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, नाइक ने अपनी हल्की सी इमेज क्या खराब कर ली हल्की सी इमेज अपनी। चलो एक और एग्जांपल। बेटा ये ना एक आइसक्रीम का एग्जांपल है, ठीक है। आपने अगर एक ब्रांड सुना हो, दिल्ली के अंदर भी फेमस है और बहुत जगह और भी है, बास्किन रॉबिन्स। ये एक ब्रांड है, आइसक्रीम का ब्रांड है, ठीक है। हुआ क्या, एक बार हम लोग यहीं पर कुछ खाने वाने बैठे, और ऑब्वियसली आइसक्रीम ही खाने बैठे होंगे।
हमें जो यहाँ की 2-3 चीजें लगी, ओवर प्राइसिंग, विदाउट टेस्ट। अब भैया हमने जब उनसे टेस्ट की बात करी तो उन्होंने हमसे बोला कि बास्किन रॉबिन्स इज ऑन अ प्लान। हमने कहा क्या प्लान है? उन्होंने कहा कि हम ना हेल्दी आइसक्रीम सर्व करना चाहते हैं। यार जो आइसक्रीम खा रहा है ना, तो इतना तो है कि वो उसे हेल्थ कॉन्शियस वे से नहीं खा रहा होगा। पक्की बात है वो उसे हेल्दी पर्सपेक्टिव से इग्नोर कर रहा होगा। भाई अब आइसक्रीम कोई खा रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक पहला मुद्दा तो यही होगा कि मीठा हो। आप कभी बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम ट्राई करना, वो मीठी ही नहीं होती, वो हल्की सी कड़वी होती है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया तो इसमें मुद्दा क्या है? अब मैं कहता हूँ एक और मुद्दा ले लेता हूँ ना। आपने एक और ब्रांड सुना होगा क्वालिटी वॉल्स, ठीक है? बेटा इसका ना आप पूरा का पूरा ब्रिक लोगे तो 200 ढाई सौ रुपए में आ जाता है। बास्किन रॉबिन्स की हमने वो आइसक्रीम खाई थी 500 रुपए की, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। भाई मुझे टेस्ट समझ नहीं आया। तो इंडियन मार्केट में मैंने ये हर जगह देखा भी है, मतलब इतनी जगह मैं दिल्ली में घूमा, इतनी जगह मैं क्या कहते हैं आउट ऑफ दिल्ली गया, मैंने ये देखा कि बास्किन रॉबिन्स ना सिर्फ नाम के लिए आउटलेट आउटलेट खोलते हैं, इनकी सेल इतनी नहीं है। आप इनकी बैलेंस शीट उठा के देख लेना, ये लॉस में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इनकी सच में इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियंस को हमें टेस्ट चाहिए। यार अगर हम हेल्थ कॉन्शियस होते तो हम कुछ और खाते ना। हम ब्रोकली खाते, हम अपनी हेल्दी प्रोटीन्स लेते। यहाँ आइसक्रीम में कौन देखता है? तो आप कभी भी देख लेना, क्वालिटी वॉल्स अच्छा सर्वाइव कर रही है। क्वालिटी वॉल्स के जो नॉर्मल वेंडर हो रहे होते हैं ना, वो मुझे लगता है बास्किन रॉबिन से ज्यादा सेल कर रहे होते हैं। तो भैया यहाँ पर क्या मुद्दा है? भैया प्रोडक्ट भी सही है, मतलब प्रोडक्ट तो सही है ना, हेल्थ वे से सही है। प्राइस क्या है? ओवर प्राइसिंग है। टेस्ट क्या है? कंज्यूमर को पसंद नहीं आया, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ मैं जो बात कर रहा था ना, ये वाला मेरा यहाँ ब्रेक हुआ। देखो मैं प्राइस को भी एक बार को इग्नोर कर दूं, क्यों? क्योंकि जो फिल्टर आइसक्रीम होती है ना, ये काफी महंगी बनती है। बेटा याद रखना, किसी भी चीज में चीनी डाल के मीठा करना बहुत आसान है। ठीक है, आप शरबत पी लो, बट ये जो हेल्दी आइसक्रीम होती है इनको बनाना थोड़ा सा, और कंपनी जब क्लेम कर रही है, ये जो बास्किन रॉबिन्स से क्लेम कर रही है, तो दैट मीन्स वो हेल्दी होगी कहीं ना कहीं। बट यहाँ पर मेरे को कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आपको ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूँ। बास्किन रॉबिन्स की सच में सेल देख लेना बहुत कम होगी, आप इसकी बैलेंस शीट उठा के देख लेना। बास्किन रॉबिन्स तो ब्रांड है, आप इसकी कंपनी सर्च करना, उसकी बैलेंस शीट देखना, देखना उसमें किसी लॉस में ही होगी पक्की की पक्की। इसकी फाइनेंशियल्स देखोगे आप लोग। भैया ये 3 एग्जांपल्स हो गए। आपने शुरू करा किससे? मैं बताता हूँ। भैया आपने शुरू करा क्या कहते हैं इससे, रिलायंस और बिग बाजार के एग्जांपल से। दूसरा आप आए शर्ट पे, तीसरा आप आए आइसक्रीम पे। आगे का क्या मुद्दा है? मैंने कहा चलो अब मैं अपनी बातों को ना समेटता हूँ बच्चों। ये जो मैंने 3 एग्जांपल बताए, ना ही मेरा मुद्दा यहाँ प्राइस से था, ना ही यहाँ मुद्दा मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन से था, ना ही मेरा क्वांटिटी, ना ही क्वालिटी से था। ये तो मुद्दा किससे था? मुद्दा इससे था, ये जो इमेज बनी है ना हमारे दिमाग में, ये जो ब्रांड वैल्यू बनी है, इसी को मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब पहली वाली में जो मैंने यहाँ पर अभी बिग बाजार और रिलायंस का एग्जांपल लिया, बेटा किसकी इमेज नीचे गिरी? रिलायंस की। इमेज ऊपर किसकी गई? बिग बाजार की। क्यों? अच्छा बिग बाजार क्यों? क्योंकि बिग बाजार ने एक फेयर प्राइसिंग रखी हुई है। नो डाउट ये सारे हमारे ना पार्ट बनेंगे, ये सारे के सारे गुडविल के पार्ट होंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आपकी नजरों में रिलायंस की ब्रांड वैल्यू क्या हो गई होगी? थोड़ी सी कम, और बिग बाजार की क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। अगली बार अगर आपसे कोई 10 बंदे पूछे, तो आप रिलायंस की बुराई जरूर करोगे, और आप करते हो, याद रखना। मीन्स मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलरली, बट आप किसी भी ब्रांड से जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हो, आप उसका जिक्र कर ही देते हो कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं उससे। और आप क्या करते हो? जिससे आप सेटिस्फाइड हो उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो। होगा क्या? आपकी इस तारीफ से और या फिर आपकी इस बुराई से लोग इंपैक्ट होंगे। भैया हम कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो लोग हमसे इंपैक्ट होंगे? नहीं बच्चों। जो 4-5 हमारे लोग होते हैं ना, जो हमारे दोस्त, वो हमारी बात सुनेंगे, और वो अगली बार वो भी बिग बाजार को प्रेफर करेंगे ओवर रिलायंस। भैया इससे क्या होगा? इससे आपको कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि बिग बाजार की सेल ऊपर जाएगी? कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल जाएगी ना। अब 5 बंदे जिनको रिलायंस में जाना था, अब वो बिग बाजार में जा रहे हैं तो सेल अप जाएगी। भैया ये जो इनकी ब्रांड वैल्यू हुई है, ये जो इनकी इमेज इन्होंने बढ़ाई है, इसी को अकाउंटिंग टर्म में गुडविल कहते हैं। इसी को अकाउंटिंग टर्म में गुडविल कहते हैं। भैया मीन्स गुडविल का मतलब हम ये समझ लें कि अगर लोग एक दूसरे से जाके तारीफ कर रहे हैं तो गुडविल है। नहीं बच्चों, गुडविल ना पता है बच्चे क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, मैंने देखा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, पढ़ाते हैं, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। आप समझो इसकी पूरी पॉलिसी क्या है, क्योंकि अभी मेरे को 2 मिनट लगेंगे इसके मेथड शुरू करने में, मेथड्स को पार्ट्स में बांटने में और क्वेश्चंस कराने में। बट मैं चाहता हूं कि आप इसका ब्रीफ नॉलेज लो। क्यों? क्योंकि कल को जब आप इसका एएस 26 पढ़ो ना, भैया ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और दूसरा आप इंडेस 38 पढ़ो, तो बेटा वहां पर आपको कोई नहीं बताने वाला कि गुडविल क्या है। वहां कोई नहीं बताने वाला आपको गुडविल क्या है। बेटा ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है, यहाँ प्रोफेशनल लैंग्वेज का ट्रीटमेंट सीखोगे आप। भैया ये दोनों एएस किस पे हैं? ये इंडेस और एएस इंटेंजिबल एसेट्स पे हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स पे मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आ रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर आप मेरी बात। तो यहाँ पर आपने क्या करा, रिलायंस की इमेज डाउन हो गई। अब दूसरे केस में आते हैं।
नाइक और यूएस पोलो, यहाँ के बाद मैं बात समेट दूंगा अपनी। नाइक और यूएस पोलो में देखा जाए तो मैंने किसके रेपुटेशन को डाउन रखा अपनी नजरों में? नाइक को। अच्छा, नाइक को मैंने रखा नहीं, नाइकी को मैंने रखा नहीं, उसकी भाई क्वालिटी सच में अच्छी नहीं थी, तो मैं भी क्या करूंगा, अगली बार मैं नाइकी को रेकमेंड नहीं करके यूएस पोलो को रेकमेंड करूंगा। आपको नहीं लगता कि नाइक ने अपना एक कस्टमर खो दिया? भैया एक कस्टमर मैटर करता है बेटा, एक एक कस्टमर ही मैटर करता है, एक एक कस्टमर की एक्विजिशन होती है। आपके पास, अगर आपके पास आजकल रिलायंस या जियो या फिर एयरटेल का नंबर होगा ना, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने 1-2 दिन भी रिचार्ज नहीं कराया ना, आपके पास कॉल आता है कि सर आप सैटिस्फाइड नहीं है, आपको कोई ऑफर्स चाहिए, तो दैट मीन्स क्या है, ये दोनों मार्केट देखो, एयरटेल एज़ वेल एज़ रिलायंस, ये दोनों एक-एक कस्टमर को एक्वी-हायर करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये हमारे पास ही रहे। तो कॉल करने का क्या मतलब? आप बोलो कि भैया हमें क्यों कॉल कर रहे हो? तो इसीलिए कॉल कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके लिए एक-एक कस्टमर मैटर करता है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी भी ब्रांड वैल्यू हमारी नज़रों में कम हो गई। अच्छा एक बात बताओ, यार यूएस पोलो ने कुछ अलग से करा था क्या? कुछ नहीं करा था इन्होंने। सेम शर्ट टी-शर्ट पे एक अच्छा मटेरियल यूज़ करा और मुझे सेम प्राइस पे बेचा। तो यूएस पोलो ने कुछ अलग से तो नहीं करा यार। बस इन्होंने क्या करा, अपनी कस्टमर लॉयल्टी बनाए रखने के लिए अच्छा काम किया, अच्छे से काम करा और मेरे को टी-शर्ट दी, अगली बार में मैं पहुँच गया। पक्की बात है। अब भैया इसी चीज़ को गुडविल में कैसे इवैल्यूएट करना है और इसे गुडविल क्यों कहते हैं, वो मैं बताना शुरू कर रहा हूँ आपको। अब ध्यान से सुनना सबसे पहले। देखो, ऐसी कोई, अब गुडविल पहले मैं लिख लूँ 1 मिनट। सुनना, मैं सब लिखवाऊँगा, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब मैं गुडविल की बात करूँ, भैया अगर आपका बंदा, आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाइड है और आपके पास एज़ वेल एज़ वो रिपिटेटिव बेसिस पे आता है, यानी कि यूएस पोलो से मैंने टी-शर्ट खरीदी, मैं दोबारा गया, मैं अपने दोस्तों को लेके गया, बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये सिम्पटम है कि आपकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, ये क्या है? ये आपकी गुडविल है। अच्छा, भैया गुडविल का मतलब, भैया ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ाए, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे बढ़ेंगे? सेल बढ़ेगी, भैया हमारे कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नाइकी और ये मैंने यूएस पोलो का एग्जांपल दिया, इससे इनका इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुआ ही ना। अगली बार मैं कहाँ जाने वाला हूँ? यूएस पोलो पे जाने वाला हूँ। दूसरा, भैया सेम मार्केट पे, सेम प्राइस पे, यूएस पोलो कितने का? 2000 का। अच्छा नाइकी कितने का? 2000 का। कस्टमर किसके पास है? यूएस पोलो के पास। तो क्या है, सेम मार्केट में भी लोग आप ही को रेफर कर रहे हैं, सेम मार्केट में आप ही को भी कर रहे हैं। अच्छा तीसरा, कैपिटल दोनों की बराबर लगी होगी बच्चों। नाइकी पे भी आप जाओगे तो 5-7 आपको स्टाफ मिलेंगे, यूएस पोलो पे भी जाओगे तो आपको 4-5 स्टाफ मिलेंगे। आपको सेम आउटलेट मिलते हैं बेसिकली, मतलब हर किसी का जो होता है देखो फॉर्मेट अलग-अलग होता है। वरना एक आउटलेट खोलने पे सेम खर्चा लगता है। अगर मैं बताऊँ ना, आप किसी भी मॉल में जाना, यूएस पोलो और नाइकी के सारे शोरूम आपको एक संग मिल जाते हैं। सेम चीज़ें होती हैं आपके पास, बट उसी सेम कैपिटल लगाते हुए भी किसकी सेल ज़्यादा हो रही है? यूएस पोलो की। चलो, अब मैं पता है एक और आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ हल्दीराम का। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम लो, आप बेटा हल्दीराम को कभी जज नहीं करते। आपने आज तक, मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा कोई बंदा देखा होगा जो हल्दीराम की बुराई कर रहा है। वो छोड़ो, ओवर प्राइसिंग और छोड़ो, बट ओवरऑल अगर एक सर्कल बनाओगे ना और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूमोगे, अगर आपको हल्दीराम दिख गया तो आप किसी और ब्रांड को जज कर सकते हो कि यार मुझे नहीं पता ये कैसा है कैसा नहीं है, बट अगर आपने हल्दीराम को देखा तो आप कहोगे ठीक ही होगा। क्योंकि मैंने, ये जो बात है, दिल्ली के सारे आउटलेट में आप उनको खा के देखना, उनका सारा ऑलमोस्ट टेस्ट सेम होता है और प्राइसिंग भी ठीक है, इकोनॉमिकल लगती है मेरे को कहीं ना कहीं कि भैया मिडिल क्लास फैमिली भी ले सकती है। तो ये क्या है, ये एक हल्दीराम की क्या है, गुडविल है। अच्छा वहीं पर एक मैं बात बोलूं, अगर आप डोमिनोज को देखो तो डोमिनोज ना मुझे नहीं लगता कि बजट फ्रेंडली है। भैया क्यों नहीं लगता? देखो, आपके लिए ठीक है, आप स्टूडेंट हो, बट एक मिडिल क्लास बंदे की बात सोचो, वो पिज्जा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ोगे, तुम इकोनॉमी पढ़ते हो, तो सब खुद समझो कि डोमिनोज क्या है उसको भाई। अब उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर बस एक बात बता रहा हूँ कि हल्दीराम की कंपेयर टू एज अ फूड पॉइंट, डोमिनोज से तो अच्छी गुडविल होगी। ठीक है, एज अ डोमिनोज और वर्सेस हल्दीराम की मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये मेरे व्यू है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, हुआ क्या, यहाँ पर एक झगड़ा होने लग गया। भैया क्या झगड़ा होने लग गया? लोगों ने ये कहना शुरू करा, यार ये चीज ना हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। अब इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है बताएंगे मुझे? सेल बढ़ा रही है, हमारे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है। क्या है, ये हमारी एसेट है। भैया गुडविल एसेट कैसे हो सकती है? मींस किसी की ब्रांड वैल्यू हमें, मतलब मान लो आपको जैसे वो पसंद आया, क्या कहते हैं, यूएस पोलो पसंद आया, आपको बिग बाजार पसंद आया, ये चीज बिग बाजार की एज वेल एज यूएस पोलो की एसेट कैसे हो सकती है? मैंने कहा आप एक बात समझना, ये उनकी एसेट ही है। क्योंकि एसेट का हमने क्या मतलब पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, हम भी क्या पढ़ाते हैं बच्चों को कि एसेट का मतलब है वो चीज जो कंपनी की संपत्ति है।
संपत्ति के आगे ना हम ये लाइन नहीं लिखवाते, कभी भी नहीं लिखवाते, मैं भी नहीं लिखवाता 11th वालों को। क्यों? क्योंकि वहां पर उन लोगों का ना दिमाग इतना वो नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता कि उस बात को समझ समझ पाए। एसेट्स की डेफिनेशन में ना आगे एक और लाइन जोड़नी होती है हमेशा, विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। भैया इसका क्या मतलब? बच्चों मैं आपको सिंपल एक एएस की लाइन बता रहा हूं, मैं इसे लिखवाऊंगा नहीं, बस मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। पता है, ये मान लीजिए एक इक्विपमेंट था, मेरे पीसीसी में काम आता था, मैं इसको 25,000 में खरीद के लाया था। मैंने इसको 3-4 साल काम चलाया बच्चों। आज के टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू 0 है। आज के टाइम पे इसका मैं यूज़ नहीं करता। भैया क्या है ये? मान लीजिए मेरा एक राइटिंग पैड है पुराना वाला, पुराने ज़माने का एक राइटिंग पैड है। ये पुराने ज़माने का था, तो अब ये क्या हुआ? आज के टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू 0 है, ना ही मैं इसको अपने बिज़नेस में यूज़ कर रहा हूँ। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर एज़ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कहते हैं जब इसको ना यहाँ रखे मत रहो और इसको डेप्रिशिएट मत करते रहो। ऑब्वियसली एसेट है तो डेप्रिशिएट करोगे, इतना आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप एज़ पर एएस और इंड एस क्या कहते हैं उनको? इसको उठा के बाहर फेंको। इसको उठा के कहाँ फेंको? पीएनएल में। मीन्स मान लो इसकी बुक वैल्यू बची हुई है 5,000 रुपए की, तो आपका एक मन चल रहा होगा कि भैया इसको डेप्रिशिएट करते रहो। नहीं, एएस और इंड एस क्या कहते हैं? इसको उठाकर बाहर फेंको और प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 रुपए की जितनी की भी इसकी बुक वैल्यू है इसको चार्ज कर दो, या इसको आप अपना एज अ एक्सपेंस दिखाओ। भैया क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहाँ मिल रहे हैं? आप इसको मार्केट में बेच सकते हो, आंसर इज नो। क्या आप इसे यूज कर रहे हो? आंसर इज नो। तो रखे रखे क्या आप दिखा रहे हो भाई? रखे रखे आप क्या दिखा रहे हो? आप तो अपना प्रॉफिट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आप बात समझो, अगर आप 200 रुपए 5,000 रुपए का मान लो 5 साल का जो वो हो गया डेप्रिसिएशन। अच्छा बात ध्यान से समझना, 5,000 रुपए का 5 साल का जो अगर डेप्रिसिएशन लगाएं तो 1,000 रुपए क्या हो जाएगा पर ईयर। ठीक है, अब कंपनी आपसे कह रही है कि पूरा का पूरा 5,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, तो आपको नहीं लगता आपका प्रॉफिट गिर जाएगा? भैया एएस तो यही कहेगा कि आप बेवजह इस पे हजार हजार रुपए इसीलिए लगा रहे हो ताकि आपका ना जो नेट प्रॉफिट है वो हैम्पर ना हो। और प्रॉफिट एंड लॉस में आप जानते ही हो कि हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। तो अगर कोई एसेट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही है तो वो कर क्या रही है हमारे पास? कर क्या रही है? मतलब अगर मान लीजिए राइटिंग पैड, ये लैपटॉप, ये कैमरे, ये फोन, अगर मुझे कोई ये बेनिफिट दे ही नहीं रहे। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो इससे पहले मैं कोई एक कैमरा यूज करता था, ठीक है? वो कैमरा क्या हुआ? बिल्कुल ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो गई। मीन्स वो अच्छी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। वीडियो में फ्लिकरिंग आ रही थी, वीडियो खराब आ रही थी, बच्चों की तरफ से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैं खुद उसे क्या कहते हैं यूज़ नहीं कर पा रहा था सही से। मैं उसे बेचने गया, उन्होंने कहा मार्केट वैल्यू इसकी 0 है। मार्केट वैल्यू इसकी 0 है, बिल्कुल 0। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। तो मैंने कहा आप कितने रुपए में ले लोगे? वो कह रहा है 100 रुपए में ले लूँगा। बेटा और उसकी बुक वैल्यू मेरे पास बची हुई थी 4,000 रुपए। तो बेटा मैं क्या करूँगा? 4,000 में से 100 रुपए तो माइनस कर दूँगा, बट 3900 मुझे पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट है ही नहीं ना यहाँ पर। इकोनॉमिक बेनिफिट हो तब तो कुछ पता चले, तो इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। तो एस अब यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप इमेज क्रिएट कर रहे हो इन द मार्केट, ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट कहीं न कहीं देगा। और एसेट की लैंग्वेज में कभी भी ये नहीं कहा गया कि एसेट वही होनी चाहिए जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं या फिर जिसे हम पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, एसेट कैन बी टेंजिबल एज़ वेल एज़ इंटेंजिबल। भैया टेंजिबल और इंटेंजिबल में मैं आप लोगों को मौका देता हूँ, वो आप लोगों से तो पूछ नहीं सकता, मैं ऑफलाइन वालों से पूछना चाहूँगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में एक लाइन के अंदर मुझे डिफरेंस बता दें कि क्या डिफरेंस है? जल्दी से। क्या कर सकते हैं? ठीक है, टेंजिबल और इंटेंजिबल में बस एक ही डिफरेंस होता है जो बच्चों को अक्सर पता होता है कि हम टेंजिबल को छू सकते हैं और इंटेंजिबल को नहीं छू सकते। तो बेटा इंटेंजिबल के कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स बेटा इतने सारे सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो, कभी कोई सॉफ्टवेयर छुआ है? पबजी क्या है? सॉफ्टवेयर ही है। अब उस गेम को छू रहे हो तुम लोग? कभी नहीं छू सकते। अच्छा एंड्रॉइड और ये जो आईओएस है क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर है। अच्छा जो आपकी विंडोज़ है क्या है? सॉफ्टवेयर है। भैया और अच्छे लेवल पे बताना। बेटा कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स का मतलब भैया क्या? मैं आपको बता रहा था कि ये जो मेरी क्लासेस है इसको मैंने क्या कर रखा है? कॉपीराइट इश्यू कर रखा है इसका। मतलब कॉपीराइट इश्यू कर रखा है इसका मतलब इश्यू नहीं आ रखा है इसमें कि मैंने ये एक इंस्टीट्यूट से बात कर रखी है। वो एज़ अ डाउट क्लास मेरी क्लास चलाते हैं। एज़ अ डाउट क्लास वो मेरी क्लास चलाते हैं, जो भी होता है वो मेरे को देते हैं। दैट मीन्स कि कभी भी मैं अगर कोई भी मैं उनको पकड़ता हूँ कि भैया कि आप मेरी वीडियो चला रहे हो तो नहीं। बेटा मैं उनको कभी भी केस नहीं कर सकता, मैं उनको कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उनके संग एग्रीमेंट साइन करा हुआ है कि भैया मुझे पर अगर आप जो भी डाउट्स देखोगे मुझे इतने रुपए मिल जाएँगे और मेरे पास उनका साइन करा हुआ लेटर होगा। तो मैंने उनको क्या दे रखा है? कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट देखोगे कैसे? इसे तो डॉक्यूमेंट्स में देखा जा सकता है, फ़ील ही करा जा सकता है। चलो और बताओ, भैया पेटेंट सुना है पेटेंट? पेटेंट का मतलब क्या होता है? ये माउस बनाया मैंने, ठीक है? ये माउस किसने बनाया वैसे? जेब्रोनिक्स ने। जेब्रोनिक्स वालों ने माइक बनाया, माउस बनाया सॉरी। और इस माउस को क्या बोल दिया कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ है, इसको हमने पेटेंट करा रखा है। पेटेंट यानी कि मतलब ये बहुत सुपर फास्ट था, ये था, तो इसको कल को चाहे तो एचपी, डेल या फिर एसर कॉपी नहीं कर सकते।
पेटेंट का मतलब है कि इस टेक्नोलॉजी को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। भैया और कुछ बताओ? बेटा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मान लीजिए मैंने कोई ईवी बनाया, उसपे मैंने पेटेंट ले रखा है कि भैया विदाउट मेरी परमिशन के इस पे कोई भी सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या होता है, मेरी खोज है। मैंने उस पर टाइम इन्वेस्ट करा है, मैंने हर चीज लगाई है उसको, तो उसको मैंने पेटेंट करा रखा है कि भैया मेरी मंजूरी के बिना उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता। तो भैया आपको उसी तरीके से ये भी रखना है कि गुडविल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रही है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता के आया हूँ सारी चीजें। तो गुडविल को आप टेंजिबल बोलोगे या इंटेंजिबल? तो गुडविल है इंटेंजिबल एसेट। भैया ये बात ना हमें एक लाइन में भी बता सकते थे आप पिछले 15-20 मिनट से इतनी सारी बातें बता रहे हो, बिकॉज़ मैं बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल को जब एमसीक्यू आ गए ना कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, अच्छा अभी मैं आपसे बोल दूँ ना कि गुडविल को क्या लगता है डेप्रिशिएट करेंगे, तो आप लोगों के दिमाग में चलेगा हाँ, 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 क्या कहते हैं गुडविल को तो क्या करेंगे, क्योंकि गुडविल एक एसेट है तो उसको डेप्रिशिएट करेंगे। बच्चों कभी भी इंटेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते, उसको एमोर्टाइज़ करते हैं। क्या करते हैं? एमोर्टाइज़ करते हैं। और एक बात बोलूँ, गुडविल का तो एमोर्टाइज़ेशन भी बंद है आजकल। एज़ पर इंड एस 38 कहता है गुडविल को एमोर्टाइज़ मत करो। एएस 26 कह रहा है कि करो। भैया हमें पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना बच्चों, बट आपको ये प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए कि भैया इंड एस भी कोई चीज़ है। कल को आप प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हो, इंड एस आप बोल रहे हो यार 11th-12th में काश हमने इंड एस का वर्ड सुन लिया होता, कहीं क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो 11th पास करके मेरे पास 12th में आते हैं या फिर 12th के मिड में आते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता एएस इंड एस, उनको बस एक ही चीज़ पता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। बेटा आपको सारी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अब एक काम करते हैं, बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी-सी ना नोटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसी गुडविल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलो हाँ, आप लोगों को लिखना चाहिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 गुडविल के बारे में। चलिए नोटिंग शुरू कर दीजिए। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीज इन सेल्स कस्टमर। गुडविल आल्सो टर्म्ड एज, फिर छोटे बच्चे इसको ये भी बोलते हैं और आपको भी ये याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जाम में कब इसको पूछते। ब्रांड वैल्यू, इमेज इन द मार्केट। अच्छा ये जो इमेज इन द मार्केट है ये मैं खुद लिख रहा हूँ, पर ब्रांड वैल्यू इसको बोला जाता है। एंड लास्ट वन इज रेपुटेशन। रिलायंस वर्सेस बिग बाजार का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रीजन में लिख दे रहा हूँ ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग, कम ऑन यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ तक नोट करने के बाद आपको आगे करना चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल AS 26 इंडेस 38 इन इसमें करेंगे। और ये दोनों जो इंडेस और एएस हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर है। एक और पॉइंट ऐड करेंगे आप लोग,
टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ऐसे लिख के कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं लिखवा रहा मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्राइटेरिया लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप डेप्रिशिएट करते हो, और डेप्रिशिएट करने के यहाँ पर 3 मेथड आपको हमेशा पता होना चाहिए। एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी और एक होता है यूओपी। भैया यूओपी मैंने 11th वालों को तो एटलीस्ट बताया हुआ है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यूओपी है, करना नहीं है आपको, बस पता होना चाहिए। भैया इंटेंजिबल को क्या करते हैं हम, एमोटाइज करते हैं, एमोटाइज्ड, और इसके लिए हमें एएस रेफर करना होता है। क्या रेफर करना होता है, एएस या फिर इंडेस, जो भी हमारे ऊपर लगता है वो हमें रेफर करना होता है। यहाँ पर सिंपल बात ये है, ठीक है। चलिए, ये दो पॉइंट्स मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए लिखवाए हैं, बट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाओ, और आपको लिखना चाहिए टाइप्स ऑफ गुडविल। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, आगे से ना ये ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन वर्ड यूज मत करना। आगे से आपको भी प्रोफेशनल वर्ड यूज करना है, गुडविल। आपको ये बोलना है कि यार इसकी गुडविल सच में बहुत कम है हमारी नजरों में, ठीक है। अब ये हर जगह ही मत बोलते रहना, जहां पर आपके दोस्त बैठे हैं, जहां पर आप समझ सकते हो और वो आपको समझा सकते हो, एडिशन वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो वहां आपको ये वर्ड यूज करना है कि गुडविल, और ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बता सको कि भाई गुडविल क्या चीज है पूरी की पूरी, ठीक है। भैया सिंपल है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ ना, ये पूरी कहानी ये 30-25 मिनट की, मैं अगर आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो सिर्फ इतना मतलब है कि भैया उसकी रेपुटेशन हमारी नजरों में क्या है, ठीक है। अच्छा, ये बंदे की भी हो सकती है, पर बंदा अपनी अकाउंटिंग करता नहीं है ना, तो उसकी क्या गुडविल निकालना, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ गुडविल में यहाँ पर दो तरीके की हम क्या निकालते हैं। अरे बंदे की अगर बात करोगे तो तुम्हें पता ही है अक्षय कुमार की गुडविल कितनी खराब हुई अभी, पता है ना, जो केसर हो गए चुके हैं बिल्कुल। तो इस चीज को याद रखना। तो भैया अब अक्षय कुमार अपनी करते होंगे ऑब्वियसली, बट इससे उनको इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं पड़ा होगा ना इस गुडविल से। क्या देखो, हम लोग क्या करते हैं, 10-12 दिन मीम्स पढ़े, हमारी हमारी नजरों में इमेज खराब हुई, अब वो मीम्स आना बंद हो गए, रेपुटेशन ठीक हो गई। भाई हम लोग ऐसे ही जीते हैं, ठीक है। हम लोग फेसबुक और इंस्टा के सहारे अपनी जजमेंट्स करते हैं। अभी आजकल हमारा दिमाग वहां चल रखा है, वो नुपुर शर्मा के केस पे, तो यही चलता रहता है, ठीक है। गुडविल को बच्चों यहाँ पर दो टाइप्स में बांटूंगा मैं। भैया ये भैया एक बात बताओ, हमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, आपने इतने देर तक बोला, हमने आपसे कुछ नहीं बोला, हम सुनते रहे कि भैया गुडविल मतलब कि मार्केट में रेपुटेशन क्या है, ये है वो है। रेपुटेशन भी दो तरीके की होगी जी। अच्छा, इज्जत भी तो दो तरीके की होती है। भैया कौन कौन सी इज्जत, इज्जत कैसे दो तरीके की होती है, सुनना। एक वो जो तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाओगे, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम कल को बड़े बनोगे तब तुम इज्जत कमाओगे, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा आएगा, लग्जरी आएगी, इज्जत बनेगी। भैया दूसरी, शादी कर लो, अब शादी से इज्जत कैसे आएगी, दहेज आएगा ना, शादी से दहेज आएगा तुम लोगों को, बस तुम्हारी इज्जत बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा याद रखना, अपार्ट फ्रॉम जोक क्या कहते हैं, यहाँ आ जाओ, छोड़ दो दहेज का ख्याल, नहीं मिलेगा आजकल तुम्हें दहेज। टाइप्स ऑफ गुडविल को अगर हम करें तो मैं दो तरीके से बांट सकता हूं। एक होता है सेल्फ जनरेटेड, और दूसरा होता है परचेज्ड। ये यही दहेज वाला जी, ये आपने परचेज करा है, और परचेज आपने इन द कंसिडरेशन ऑफ अपनी इज्जत करा है, अपनी इज्जत दी है और दहेज लिया है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे को आपको 2-3 मिनट चाहिए, फिर हम अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आना शुरू हो जाएंगे। भैया अगर आपने एक इंसान का नाम सुना हो, इंसान क्या देवता ही कहना चाहिए, रतन टाटा जी, सुना होगा, आई होप आप सबने सुना होगा, आजकल तो टीवी पे भी बहुत आते रहते हैं, और हम सबको पता है कि टाटा कंपनी के एमडी रह चुके हैं, और अब एक तरीके से ऑनर ही थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक इंडिया को ही डोनेट करी है पूरी की पूरी। उन्होंने मतलब डोनेट क्या मीन्स, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, अब देखना कि किसी भी पेंडेमिक में, किसी भी सिचुएशन में जो डोनेशन आता है टाटा की तरफ से, वो देखना कि कितना बड़ा आता है, कितना ह्यूज आता है। बेटा मुझे लगता है 50-100 कंपनियों का जो टर्नओवर होता है ना, वो उतना वो डोनेट कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो टाटा की बैलेंस शीट खोलना, पड़ी हुई है नेट पे, आप उसमें देखना कि उनका डोनेशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। मीन्स आप टाटा को छोड़ो जी, मैं तो सिर्फ रतन टाटा जी की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि सच अ गुड पर्सन, मतलब विद जीरो हेटर्स, उनके पास कोई हेटर्स ही नहीं है, सब मतलब उनको पसंद ही करते हैं। भैया उनके काम ही कुछ ऐसे हैं, भैया वो हमेशा इंडिया की डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि भैया इंडिया कैसे डेवलपमेंट करे। आपको पता हो टेस्ला इंडिया में आने वाली थी,
टेस्ला के इंडिया आने से पहले ही टाटा ने भी अपना ईवी लॉन्च करने का प्लान कर लिया था। ये भी एक रीजन है। लोग कहते हैं कि टेस्ला इसीलिए रिवोक कर चुकी है अपना फैसला, इंडिया में नहीं आ रही टेस्ला, फॉर योर काइंडली नॉलेज। अब कुछ बच्चे, भैया ये टेस्ला है क्या? होंगे ना कुछ। चलो, टेस्ला मतलब एक ईवी की कंपनी है, एलन मस्क उन्हीं की कंपनी है। वो इंडिया में आने वाली थी बेटा। वो इंडिया में आती, नो डाउट बेटा, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ता, हमारा रेट बढ़ता थोड़ा सा, हम लोग हर चीज करते। बट आपको नहीं पता, आपको नहीं लगता जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, टाटा, hyundai, ये होंडा, ये सब तो पिस जाते बेचारे। वो एलन मस्क के आगे कहाँ सर्वाइव कर पाते? मतलब ही हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इनटू इट ना। वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करा, टाटा ने क्या टाटा ने क्या करा, अपनी ईवी लॉन्च कर दी, और आप देखना कितनी बढ़िया लगती है वो। मतलब वो मैंने इमेज ही देखी है, अभी तक तो लॉन्च वॉन्च भी नहीं हुई है कुछ भी। तो टाटा ने भी अपनी कर दी। पहला रीजन था कि एलन मस्क ने अपना वहां से प्लान विड्रॉ करा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल दो रीजन ये दिया गया कि भैया मेरे को 100% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। 100% कस्टम ड्यूटी मतलब एलन मस्क का पहला प्राइमरी प्लान ये था कि मैं 30 लाख में, 25 लाख में सबको, इंडियंस को मैं ईवी दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दूंगा। 30 लाख में बेटा कोई बुरी चीज नहीं है, हर कोई खरीदता, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस था। बट हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना दिमाग चलाया और कहा कि अगर आप 30 लाख का बेचोगे तो आपको 30 लाख हमें एज ए इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। भैया ड्यूटी मतलब बाहर देश से आके काम कर रहा है ना, तो हमें एक तरीके से टैक्स देना पड़ेगा 30 लाख का। तो ये कार, अच्छा ये 30 लाख का देगा, हमसे ही तो लेके देगा ना। अब मान लो वो 30 लाख की कार हमें दे रहा है, तो और 30 लाख रुपए जाके वो वहां गवर्नमेंट को दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो 60 लाख रुपए किससे लेगा? हम ही से। बढ़ गए ना कार के दाम। तो बेटा ये दो प्राइमरी रीजन थे कि टेस्ला ने इंडिया से अपना प्लान विड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने लगा लिया है, आई बिलीव कहीं वियतनाम में या शायद कहीं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए थी। भैया पेपर में आएगा, नाले को सिर्फ पेपर का ही पढ़ते रहोगे तो एकदम सिमट के रह जाओगे, ठीक है। तो अब भैया सेल्फ जनरेटेड और परचेज पे मैं रतन टाटा जी पे गया था। मैंने आपको बताया कि उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। भैया वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या है वो? सेल्फ जनरेटेड। उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करके, चीजें करके, डोनेशंस करके, ऐसी एक्टिविटीज करके कमाई है। ये परचेज गुडविल भी होती है कि आप किसी की इज्जत भी खरीद सकते हो जी, आप किसी की रेपुटेशन भी खरीद सकते हो। और मैं आपको इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं, आपके एजुकेशन फील्ड से ही है। अगर आपने नाम सुना हो बायजूस एंड आकाश, ये बायजूस ने अभी कुछ साल पहले, शायद 1 डेढ़ साल पहले, क्या करा, आकाश को पूरा का पूरा खरीद लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब, खरीदने का मतलब क्या है? आपको लग रहा होगा कि अब आकाश की जगह बायजूस पढ़ाएंगे। नो बेटा, टीचर्स वही रहेंगे, जो स्टाफ चल रहा था वो चलेगा। बट अब उनके जो ऑनर है, रियल ऑनर है, वो बायजूस हो गए होंगे। अच्छा, मुझे बैलेंस शीट नहीं देखी मैंने कभी भी इनकी, तो मुझे नहीं पता कि कितना परसेंट स्टेक खरीदा है। आपको ये बात याद रखना, खरीदने का मतलब ना गवारों वाली बुद्धि मत लगाओ। तुम लोग अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो कि पूरा 100% खरीद लिया, नहीं। 50% भी खरीदा, 51% भी खरीदा, तो खरीदा ना। मैं हूँ रियल ओनर। बेटा एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, कितना परसेंट खरीदा बताना? 92%। 8% अभी भी जो उनके ट्विटर का जो मालिक है ना, उनके पास है। अब मुझे नहीं पता नाम क्या है, अब हमें क्या लगता है पूरा का पूरा इनका है, नहीं। 8% स्टेक्स तो उसकी भी है जो ओनर है ट्विटर के। पूरा पूरा नहीं खरीदता कोई भी बिजनेस। और आप एक बात समझो, ट्विटर क्या कोई छोटी मोटी चीज है? मतलब कितने हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है उसपे। तो बेटा वो हर चीज नहीं खरीदा जा सकती, मतलब पूरा 100% नहीं खरीदा जा सकता। उसी तरीके से आकाश ने भी इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करी होगी, इन माई प्रोस्पेक्टिव, कि पूरा का पूरा बेच दे, पूरा का पूरा बेच दे, ऐसा नहीं करा होगा। अच्छा एक बात बताओ, आकाश की आईआईटी वाली, आईआईटी के बच्चों में आकाश की बहुत इमेज है, बहुत बेटा आप सरोजिनी नगर, आप साउथ एक्स वाले मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ 2 ढाई बजे, आपको पूरे बच्चे आकाश के मिलेंगे। आकाश की टी शर्ट, बायजूस का ऊपर साइन, फिर नीचे आकाश, बायजूस फिर आकाश, मिलेंगे वहां बच्चे। मींस अच्छी मार्केट है इनकी। इनकी आईआईटी के रिस्पेक्ट में अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाते भी होंगे ये। अब यहाँ पर मुद्दा वो नहीं है कि क्या पढ़ाते हैं। अब एक बात समझो कि बायजूस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने आकाश को खरीद लिया। अच्छा आपको भी बता देता हूँ, बायजूस जब शुरू में इंडिया में आया था तो कहां तक के बच्चे पढ़ाता था बताना जरा? फर्स्ट टू 10th। ये भी मैं एक नॉलेज पॉइंट ऑफ दे रहा हूँ। बेटा बायजूस जब शुरू में आया था ना, तो ऑब्वियसली ये लॉस मेकिंग एंटिटी थी। बट इन्हें क्या मिला, एक जापानीज का, जापान का एक इन्वेस्टर मिल गया, जिन्होंने इसको 300 करोड़ रुपए फाइनेंस करे। कितने फाइनेंस करे? 300 करोड़ रुपए। और ये ऐसे फाइनेंस नहीं करे होंगे, ऑब्वियसली उसने भी कुछ स्टेक्स लिया होगा, सारी चीजें देखी होगी। उस 300 करोड़ से सर्वाइव कर पाया और आज के टाइम पे एक लीडिंग एंटिटी है एकेडमिकली, ठीक है। अब बायजूस ने क्या करा, आकाश को खरीदा। तो बेटा एक बेकार एंटिटी को तो खरीदा नहीं, एक अच्छी एंटिटी को खरीदा है। तो यहां पर ना बेसिकली आपको लगता है कि इसके एसेट्स खरीद ली, इसके टीचर्स खरीद लिए। अरे यार, टीचर्स को कोई कैसे खरीद सकता है? टीचर्स बिकने लायक चीज नहीं होती बेटा। अच्छा, स्टूडेंट्स को खरीद लिए। अब भैया हमें बोलोगे हम बिक सकते हैं, नहीं बेटा, स्टूडेंट्स को भी नहीं बिक सकते। कोई नहीं बिकता आजकल, याद रखना। वो एक अलग जमाना था जो स्टूडेंट्स कहीं भी बिक जाते थे, बट आज नहीं बिकते, ठीक है। वो भी बहुत सोच समझ के जाते हैं। 2 दिन लगेगा कि हाँ ठीक है, वरना हटा के लात मार के छोड़ देते हैं टीचरों को वो। अब ध्यान से सुनना, करना नहीं चाहिए वैसे, इज्जत से छोड़ो। अब यहाँ सारी चीजें छोड़ो, टीचर्स स्टूडेंट एसेट्स खरीद ली,
नालायक को आपको मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, बेटा ये सब छोड़ो, यहाँ पर वो लाइबिलिटी भी खरीदेगा, यहाँ पर वो गुडविल भी खरीदेगा। भैया अब ये गुडविल क्या है और गुडविल कैसे खरीद ली इसने? अब एक बात बताओ, आकाश के अब सारे बच्चे किसके हैं? मतलब अगर आप आकाश में एडमिशन लेने जा रहे हो तो अल्टीमेटली आप कहाँ पढ़ रहे हो? बायजूस। ऑब्वियसली ना, मैं मान लो मेरे को उन्होंने हायर करा मैथ्स पढ़ाने के लिए, ठीक है, अकाउंट्स तो होता नहीं वहां पे, उन्होंने मेरे को मैथ्स पढ़ाने के लिए हायर करा। अल्टीमेटली मैं आकाश के इंस्टीट्यूट में बैठा हूं, मैं पढ़ा किसको रहा हूं? सर्विस को दे रहा हूं, बायजूस। ठीक है, मेरा जो इंप्लॉयमेंट में नेम होगा, अगर मैं पेरोल पे हूं तो अलग बात है, अगर मैं कंपनी के इस पे नेम पे हूं तो मैं किसका एम्प्लॉय हूं? बायजूस। ठीक है भैया, करोड़ों बच्चे जो क्वेरी रेज कर रहे थे आकाश को, वो अभी भी शायद आकाश को ही करेंगे, उसका बेनिफिट किसको पहुंचेगा? बायजूस। भैया रिवेन्यू सारा का सारा आकाश पे जा रहा था, अब किस पे जाएगा रिवेन्यू सारा का सारा? बायजूस को। क्या बायजूस ने, मेरे बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहाँ पर डिटेल नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ, आप अभी शायद मैं अगली क्लास से उससे अगली क्लास से प्रैक्टिकल पे आ जाओ और 2 से 3 क्लास लगेगी, मैं खत्म भी कर दूंगा। एंड आई नो यू गाइस कि आप लोग इतना अच्छा कर लोगे उसमें कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भैया आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो? मैं बस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखा दूं, एक छोटा सा पॉइंट है, अब जाना पड़ेगा मुझे वहां पर। मैं आपको अगर दिखाना शुरू करूँ ना, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से स्लाइड लगा के, यहाँ पर मेरी गुडविल की स्लाइड लगी होगी कहीं न कहीं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर आ गया ना, एसक्यूपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा नोट्स होंगे, ये नोट्स है बेसिकली जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेटा फास्ट ट्रैक के नोट्स है। कल मेरे दिमाग में यही आया कि थोड़ा-सा ना हम फास्ट चलते हैं और यहाँ से नोट्स लगा देता हूँ। मतलब दिखा दूँगा मैं आपको, अभी मुझे ढूँढने पड़ेंगे क्योंकि ये फास्ट ट्रैक के नोट्स हैं। गुडविल का उसमें मैंने सारी चीज़ें करा रखी है। वहाँ मैंने गुडविल का कुछ नहीं बता रखा। आप है ना फास्ट ट्रैक नोट्स की वो देखना वीडियो कोई भी गुडविल की खोल के, मैंने कुछ नहीं बता रखा। मुझे खुद सैटिस्फैक्शन नहीं हुई थी वो वीडियो बनाते समय। मैंने गुडविल बनाया, 3 मेथड बताए, एवरेज, सुपर, कैपिटल, खत्म कहानी। क्योंकि वहाँ मेरा पॉइंट अलग होता है, यहाँ मेरा मुद्दा अलग है। यहाँ मेरा मुद्दा है आपसे हर चीज़ एक्सप्लेन करना, हर चीज़ बात करना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर था, क्या बायजूस ने एक दिन भी आईआईटी के बच्चों पे काम करने की कोशिश करी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं आंसर, मुझे भी नहीं पता ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। क्या बायजूस ने यहाँ एक दिन भी आईआईटी के बच्चों पे काम करने की कोशिश करी? आंसर इज नो। एक दिन भी काम करने की कोशिश नहीं करी। क्या उन्हें आईआईटी के बच्चे मिल गए सारे? ऑलमोस्ट मिल गए, जितनी मार्केट कैप्चर करनी थी उन्होंने कर लिया। अब सारी तो यही नहीं कर सकते, और भी स्टूडेंट और भी टीचर्स हैं और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जितनी इन्हें कैप्चर करनी थी कर लो, कर ली इन्होंने। तो दैट मीन्स बायजूस को बैठे बैठाए आकाश की सारी चीजें मिल गई स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं गुडविल। भाई बायजूस ने आकाश को नहीं खरीदा, आकाश की गुडविल खरीदी, आकाश का प्रोफेशन खरीदा है। बेटा बायजूस के पास इतना पैसा है कि वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, बट आपको नहीं लगता कि उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करना पड़ेगा, तब जाके उनकी कौन सी गुडविल बनेगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट उन्होंने क्या करा, एक शॉर्टकट लगाया और परचेज गुडविल पूरी की पूरी खरीद ली। ठीक है, अब आईआईटी के सारे बच्चे किनके? इनके। भैया आप ये बताएंगे कि इसमें परचेज गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है? मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, अब ध्यान से सुनना, मैं सेल्फ जनरेटेड पे आ ही नहीं रहा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। मान लो बायजू सॉरी आकाश की जो एसेट्स थी वो 100 करोड़ की थी, भैया होगी, मान लो ऑल ओवर इंडिया थी। बेटा लाइबिलिटी कितनी की थी पता है इनकी आपको? 20 करोड़ की। भैया आप ना बहुत बेवकूफ बनाते हो। मैंने कहा क्यों? आपने कहा कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी होना चाहिए। मैंने कहा नालायको, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, वो बात छोड़ो। अब यहां पर एक चीज यूज कर रहा हूं मैं, परचेस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब पता है आपको? समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन जो बायजूस ने पे करी इसको, वो मैं बता दूं आपको, वो पे करी 95 करोड़। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इस वाले केस में हुआ क्या, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, मैं इसी के नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे पता है आपको? बायजूस के आकाश के पास 100 करोड़ की एसेट थी, जिसमें से 20 करोड़ की तो क्या थी? लाइबिलिटी। तो जो अल्टीमेटली एसेट है वो कितने की है? 80 करोड़ की। मानते हो इस बात को? अब इस 80 करोड़ की एसेट को, इस 80 करोड़ की एसेट को कितने में खरीदा है बायजूस ने? 95 करोड़ में। तो ये जो 15 करोड़ का जो ये बच्चों है, ये किस लिए दिया गया है पता है आपको? गुडविल। ये गुडविल है। भैया आपको कैसे पता चला? अब ध्यान से सुनो। आप इतने बड़े पागल तो नहीं हो सकते कि आपको पता है कि आप 80 करोड़ की चीज खरीद रहे हो और आप उसके फिर भी 95 करोड़ दे रहे हो, 95 करोड़, 15 करोड़ फालतू, तो आपको पता है कि आप इसके गुडविल खरीद रहे हो। अच्छा गुडविल क्यों खरीद रहे हो? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। याद रखना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। भैया दोबारा बता दो,
भैया इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी तो पूरी बात करके आया हूँ। आईआईटी के सारे बच्चे किसके जो दिल्ली में हैं वो मेरे हो गए ना, आकाश के। अब देखो वो पॉइंट मत लगाना कि सारे बच्चे थोड़ी हो जाएंगे ये वो। हाँ, बात कर रहा हूँ मैं, एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ पर पैम्पलेट बांटने नहीं चला हूँ कि आईआईटी के बच्चे आप कहाँ पढ़ोगे, आप कहाँ जाओगे। मेरा वो काम नहीं है, बस एक व्यू बता रहा हूँ आपको। आपको बात समझ आई या नहीं आई? अच्छा, वैसे एक बात बोलूं, ये आकाश वर्सेस बायजूस का पता आप में से ऑलमोस्ट बच्चों को होगा, पर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होगी कि किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन पे करी जाती है। याद रखना, यही मैनर है परचेज कंसिडरेशन पे करने का AS14 में भी। AS14 में ये क्या है? एमलगेमेशन। एमलगेमेशन, मर्जर, परचेज कंसिडरेशन वहां पर ऐसे ही कैलकुलेट करी जाती है। भैया वो बता रहे हो ना, बस एक छोटा सा पॉइंट बताना तो वो बता दिया। भैया मुद्दा ये है कि गुडविल क्या करी जा सकती है? परचेज। अच्छा एक बात बताना मुझे, बायजूस की बैलेंस शीट बनाने का मन कर रहा है। भैया क्यों, क्या हो गया ऐसा? मैंने कहा बस मन कर रहा है आप लोगों को बताने के लिए। मैंने कहा चलो, ये बायजूस की आपने बैलेंस शीट बनाई। अच्छा, मेरी पहले भी कोई एसेट्स होगी बायजूस की। अब ये यहां पर एसेट्स कितने की आएगी जरा बताना मुझे। 100 करोड़ की, नालायक हो। अच्छा, लाइबिलिटी कितने की आएगी? 20 करोड़ को। ये कौन सी लाइबिलिटी है बताना? ये आकाश की है। पक्की बात है? 100 करोड़, 20 करोड़। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन मैंने कितना पे करा होगा बताना जरा। 80 करोड़। ठीक है, वो हो जाएगा मेरा टैली ऑफ। आप मुझे ये बताओ, मुझे सिंपल बस इतना बताना। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन जिसमें भी पे करा होगा, मान लो कैश में पे करा होगा, तो यहां से 80 करोड़ मेरे माइनस हो चुके होंगे। सॉरी, कितने माइनस हो चुके होंगे बच्चों? 95 करोड़ ना? वो मेरे माइनस हो चुके होंगे। चलो, 95 करोड़ मैंने माइनस कर लिया। मेरा मुद्दा यहाँ बैलेंस शीट टैली करना नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि इसने एक और चीज भी तो खरीदी है। कहाँ गया, कहाँ गया? नहीं नहीं, मैंने ना इसमें एक प्रेजेंटेशन गलत करी है। अच्छा नहीं, सही है। अच्छा ये रही, ये 15 करोड़। इस 15 करोड़ को कहाँ शो करना है? अच्छा, क्योंकि इस साइड देखोगे तो इस साइड माइनस करना, 100 में से 95 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 करोड़। और इधर कितना आ रहा है? 20 करोड़। तो इम्पैक्ट तो बराबर आ भी नहीं रहा वैसे। इधर 20 करोड़ आ रहा है और इधर कितना आ गया बेटा? 5 करोड़। 15 करोड़ का तो झोल चल रहा है बेटा। यहां पर ये क्या शो करेंगे? अपनी गुडविल। और कितने रुपए की? 15 करोड़ की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको जो भी करना होगा करेंगे, और इस तरीके से गुडविल शो होती है बैलेंस शीट। भैया आप हमें एक बात बताओ कि इसमें से कोई भी बात आपको प्रैक्टिकली आप प्रूव करा सकते हो या फिर आगे हमें काम आएगी? मैं आपको ये चीज लिख के देता हूं कि अगर आपको ये नॉलेज एएस और इंडेस में काम ना आई हो, बेटा आप लोगों का मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया काम नहीं है, और आपको जो बोलना है वो सुनने के लिए मैं रेडी हूँ। बस आपको ना थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काम जल्दबाजी में नहीं होगा कि हाँ जल्दी जल्दी खत्म करो। मेरे को कोई वीडियो बनानी है, मेरे को ऑब्वियसली हमारी वीडियो भी यूट्यूब पे जाती है, बट मेरे को ना इतनी जल्दी नहीं बनानी कि बस हो जाए काम कैसे भी करके, ठीक है, कि वीडियो क्रिएट हो जाए। नहीं, मेरे को नहीं करना। आपको लगता है कि भैया आपको नहीं करनी चाहिए ये वीडियो, आप इसे छोड़ सकते हैं। मैं आपको भी पकड़ने के लिए यहाँ पर राजी नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि मैंने सारी चीजें पढ़ाई यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब ये आपको समझ आया कि आपको ये किस तरीके से परचेज गुडविल शो होती है। तो भैया अब इसके बारे में लिख लेना सही रहेगा। तो आप इसके यूनिट, आज ना एक काम करते हैं, आज इस वाले को क्लियर कर लेते हैं परचेज गुडविल को, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। सेल्फ जनरेटेड को कल से करेंगे। सेल्फ जनरेटेड के अगर नोट्स हो गए तो हो गए, वरना परचेज गुडविल पे आओ। अच्छा, इसमें ना आप ऐसी हेडिंग बना लो सबसे पहले, यूनिट फर्स्ट बना लेना बेटा इसकी, परचेज गुडविल के नाम से। ठीक है, और यूनिट सेकंड हम बना लेंगे उस नाम से, क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लिखना शुरू करेंगे आप लोग। whenever one entity purchase another entity, all assets and liabilities of that company is now asset and liability of अदर कंपनी। अब यहां पर मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, इसे मैं कह रहा हूं परचेजर और
ऑफ दैट कंपनी, इसको मैं कह रहा हूँ सेलर। ये क्यों कहा भैया? सिंपल आप समझो, मैं यहाँ पर एक बस एक लाइन लिखी है मैंने छोटी सी, इस लाइन का तो कोई मतलब भी नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भैया जब भी कोई एक परचेजर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को पूरा का पूरा खरीद लेती है, तो जो उसकी लाइबिलिटी है, किसकी एसेट, क्या कहते हैं, जितनी भी एसेट एंड लाइबिलिटी उसकी है सेलर कंपनी की, अब वो परचेजर की हो जाएगी ना। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट मुद्दा शुरू होता है हमारा। एंटिटी परचेजर गिव्स परचेज कंसिडरेशन टू seller company। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, किसी की कैलकुलेशन देख लीजिए कि यहाँ पर आप छोटी सी है। इन आवर क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ना एक काम कर लेना, तो पीसी नहीं, इसको ना पीसी और एज वेल एज नेट एसेट्स लिख के रखना। यहाँ मैंने इसको पीसी इसीलिए लिखवा दिया है क्योंकि अगर इन केस पीसी मिसिंग होती है तब हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एज पर इंडेस 14। मैं एक बहुत छोटा सा व्यू बता रहा हूँ इंडेस 14 का, वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और एसेट को यहाँ पर लिख के रखना मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। ठीक है, इन आवर क्वेश्चन पीसी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, तो we will compare net assets with our PC। नेट असेट्स ज्यादा है, पीसी कम है। नेट असेट्स कम है, पीसी ज्यादा है। कैपिटल रिजर्व, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलो मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर वो जितनी भी बात मैंने अभी करी थी ना बायजूस और आकाश की, वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। इसके ऊपर आपके इसमें बुक में भी एक दो एग्जांपल्स ही दे रखे हैं, वो एग्जांपल मैं खुद दे रहा हूँ आपको। आपको बस मैं कुछ चीजें यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं। यहाँ पर ना आपको एक कंफ्यूजन ये आ सकती है कि भैया एसेट माइनस लाइबिलिटी तो नेट एसेट्स होता है, आपने पीसी क्यों लिख दिया? बेटा आपके लेवल पे नहीं, बट आगे जब आप ग्रेजुएशन में या फिर कोई प्रोफेशनल स्टडीज करोगे तो वहां पर आपको एस पढ़ने पड़ेंगे। तो वहां पर पीसी निकालने के दो तरीके होते हैं, बाय एसेट और बाय ये बाय की कंसिडरेशन। तो यहाँ दोनों चीजें मैं नहीं बता सकता। आप अगर चाहते हो तो आप इस पीसी को यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हो, आप मिटा दो, ऐसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस आपको एक नोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दिया, और मैंने यहाँ पर ऑल्दो ये भी लिखवा दिया कि भैया एज पर इंडियस 14 है, ठीक है।
तो जहां जहां मैं एस लिख रहा हूं ना, वो आपको रेफर करना है, पढ़ना नहीं है, बस एक हल्का सा रेफर कर लेना है कि हाँ ठीक है, मतलब याद याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है वो ध्यान से सुनना। यहां से जो मेरा मेन मुद्दा आता है वो ये है कि नेट एसेट्स यहां पर आपको लेके ही चलना है। चलिए, यहां पर जो मेन मुद्दा आपको लेके चलना है कि नेट एसेट्स है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपकी नेट एसेट्स आएंगी, और आपको परचेस कंसीडरेशन हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब यहां पर आपको ये दो चीजें समझनी आई होगी कि भैया यहां पर आपने कैपिटल क्यों लिख दिया और यहां पर आपने गुडविल क्यों लिख दिया, और गुडविल तो आपको समझ आ रहा होगा खैर, बट आप यहां पर कुछ मत करें, आप मेरे संग दो एग्जाम्पल लिख लो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर एक्स लिमिटेड परचेस्ड वाई लिमिटेड ₹4 10 करोड़। नालायक को एग्जाम्पल साथ साथ लिख लो। एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मशीनरी 2 करोड़ की, बिल्डिंग 3 करोड़ की, डेटर्स 4 करोड़ के, लाइबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड 2 करोड़ की। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्वेश्चन दे देगा सिंपल की कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। भैया अब इसमें कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आप लोग उतार चुके हो क्या, आई हो, नहीं उतारा तो उतारो जल्दी से, कमन नोटिंग करो। चलिए, अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे संग, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें पढ़ा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने में खरीदिए, 10 करोड़ में। दैट मीन्स ये आपको दे रखा है बच्चों, बता दो क्या दे रखा है, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा ये आपको एसेट्स दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है, पूरी की पूरी लाइबिलिटी। एसेट्स का अगर टोटल करोगे तो शायद 9 करोड़ हो रहा है। अच्छा, लाइबिलिटी का टोटल 2 करोड़ ही हो रखा है। आप यहां पर अब आप निकालो कि नेट एसेट्स कितनी होती है, तो नेट एसेट्स के लिए तो अभी ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो 9 करोड़ में से अगर आप 2 करोड़ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 करोड़। अच्छा, पीसी कितनी की है, पीसी कितनी की है, 10 करोड़। अब यहां पर ना मैं आपको पहले एक लाइन पढ़ा देता हूं ताकि आ जाएगी। इन अवर क्वेश्चन पीसी ऑलवेज गिवन इन इन द क्वेश्चन, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। इन अवर क्वेश्चन पीसी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल कंपेयर नेट एसेट विद अवर पीसी। तो बेटा यहाँ दोनों चीज निकाल लिया आपने। आप मुझे बस एक बात बताओ, ज्यादा क्या है, नेट एसेट्स ज्यादा है या फिर पीसी ज्यादा है, नेट एसेट ज्यादा है या पीसी ज्यादा है, पीसी, पक्की बात है। अब एक बात बताओ, अब मेरे को ध्यान से सुनना, आप क्या पागल हो जो 7 करोड़ की चीज 10 करोड़ की खरीद रहे हो, आप पागल हो। द आंसर इज नहीं कि हम पागल नहीं है, हमें हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स पता है। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, तो ये किस लिए खरीद रहे हैं हम, क्या है ये हमारी, हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। जो बेटा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये जो 3 करोड़ रुपए हैं ये आप किसके लिए पे कर रहे हो पता है आपको, गुडविल के लिए। बायजूस अगर एक्स्ट्रा पैसा पे कर रही है तो किस लिए पे कर रही है, गुडविल के लिए। और एक बात बोलूं, आप एक बात बताओ, कल को कोई मेरे से आके बोले कि पीसीसी बेच दो, तो मैं क्यों बेचूंगा उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बच्चे यहाँ पर आते हैं मेरे पास क्वेरीज है, मेरे पास एक थोड़ा सा कस्टमर बेस है, जो भी है मेरा है वो, मैं बेचूंगा नहीं किसी को। अगर किसी को खरीदना है तो इसकी वैल्यूएशन करेक्ट करनी पड़ेगी। भले ही मेरे पास यहाँ पर एसेट मेरी 1 लाख की है, मान लो 1 लाख की एसेट है, बट मैं उसे 1 लाख में कभी नहीं बेचूंगा, मैं उसे ज्यादा में बेचना चाहूंगा। क्यों, क्योंकि जो इतने टाइम में जो मैंने अर्न करा है वो मैं अब बेच रहा हूँ, तो भाई मुझे उसकी कंसिडरेशन चाहिए ना। कई सारी ऐसी फैकल्टीज है, मतलब हमारे सीए फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, कई ऐसी फैकल्टीज है जिन्होंने अपनी गुडविल बेची हुई है। गुडविल यानी कि भैया मतलब उन्होंने ये साइन करा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कि हम लाइफ में कभी भी फेस टू फेस नहीं पढ़ाएंगे। भैया सच में ऐसा भी होता है जी, हमारे सीए फील्ड में ऐसी ऐसी फैकल्टीज हैं जिन्होंने ये अपनी गुडविल बेची हुई है कि भैया हम ना कभी भी फेस टू फेस क्लासेस नहीं लेंगे। अब सोचो कि वो फैकल्टीज क्या होंगी कि उन्होंने फेस टू फेस क्लासेस ना लेने के लिए भी गुडविल बेची हुई है, मतलब क्या होंगी, मतलब कितनी सुपर फैकल्टी होंगी। तो सोचो वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो ऑफलाइन पढ़ाते ही नहीं हो फेस टू फेस। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 3 करोड़ है गुडविल है, कहाँ शो होंगे, एसेट्स के अंदर शो होंगे, ये बात भी मैंने आपको लिखवा के रख दी है। भैया आप अगर इसकी जर्नल एंट्री करवा दो, जर्नल एंट्री तो क्या कोई बड़ी बात है, मैंने कहा जर्नल एंट्री अभी करवा देता हूँ। जर्नल एंट्री देखो, जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको आप डेबिट कर लेना, एसेट्स अकाउंट
डेबिट। और कितने की थी पता है आपको? 9 करोड़ की। आप अलग अलग कर लेना, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, वो आप अलग अलग कर लेना। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कितने की थी बताना जरा? 2 करोड़ की। अच्छा, देना कितना है आपको उसको? टू वेंडर, वेंडर के नाम से लिख देता हूं मैं आप इसको। कितना हो जाएगा मेरा? कितने देने थे? 10 करोड़ ना। चलिए, ये 12 करोड़ हो रहा है और ये 9 करोड़ हो रहा है, तो यहां पर मुझे क्या बैलेंस शीट फिगर दिख रही है? ऊपर दिख रही है, तो क्या हो जाएगा? गुडविल। और कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा? 3 करोड़। ठीक है। अच्छा, अब इसी वाले एग्जाम्पल को आप इधर लिख लेना, एग्जाम्पल नंबर 2, रेफर एग्जाम्पल 1। बस इसमें मैं पीसी चेंज कर रहा हूं बच्चों। पीसी मैं रख रहा हूं अपनी 5 करोड़। कितनी रख रहा हूं? 5 करोड़। नेट एसेट्स बताना इस क्वेश्चन में कितनी आई हुई थी मेरी? 9 करोड़ नालायक हो, नहीं 7 करोड़। अच्छा, 9 करोड़ माइनस कर लो ना, 2 करोड़, तो कितनी आई हुई थी? 7 करोड़। अच्छा, एक बात बताओ, 7 करोड़ की चीज 5 करोड़ में खरीद रहे हो, 7 करोड़ की चीज 5 करोड़ में खरीद रहे हो, तुम तो समझदार हो, देखने वाला बेवकूफ है क्या? देखने वाला बेवकूफ है क्या? भाई सिंपल है ना, तुम बहुत समझदार हो माना, देखने वाला बेवकूफ है नहीं। उसको पता है कि मेरी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है। अब मान लो, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। हल्दीराम तो पता ही है आपको कि बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो अब मान लो, एक आपने सुना होगा अग्रवाल। अरे भैया, हर गली में है हमारे तो ना। बट आप एक बात मानते हैं कि अग्रवाल की इतनी अच्छी मार्केट पोजीशन नहीं है। बट हमारे वहां क्या हुआ, एक अग्रवाल खुले, एक एग्जांपल है। 2 फ्लोर पे उन्होंने अपना शोरूम खोला, आउटलेट बड़ा मस्त खोला। बट वो थोड़े टाइम चला पाए, उसके बाद वो चला नहीं अच्छे से। अब हल्दीराम को क्या हुआ, हल्दीराम ने इनसे बात करी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुमसे तो चल नहीं रहा, तुम्हें बेचना भी है ये, तुम एक काम करो, पूरा का पूरा मेरे को बेच दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि देख, अगर अब तेरी पूरी एसेट्स पे सेट, मतलब आउटलेट तो उन्होंने पूरा खोला ही था, हल्दीराम अग्रवाल वालों ने भी खोला था। आपकी अगर पूरी हम एसेट्स देखें तो कितने की बन रही है? 7 करोड़ की नेट एसेट्स। बट हम आपको 7 करोड़ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर जाकर, हमसे बड़ा कोई मार्केट प्लेयर है नहीं यहाँ पर, और जब अग्रवाल नहीं चला तो हल्दीराम ही चला सकता है उसको। तो वो ये बोलेगा कि भाई मैं तेरे को ये कितने में खरीदने के लिए रेडी हूँ? 5 करोड़। और एक बात बोलूं, यू वोंट बिलीव, बट अग्रवाल रेडी हो जाएंगे। पूछो क्यों? इनको, इन्होंने जितने भी आउटलेट पे खर्चा किया है, या तो इनको कोई एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इस आउटलेट को चलाए, जो कि यार अग्रवाल हल्दीराम से आगे कौन चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। अब ऐसा कोई बंदा जो, अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर बंदा खरीदेगा, 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बंदा खरीदेगा, तो वो इस चीज को समझेगा ना कि ये क्यों नहीं चला पाए, तो वो ये स्टडी करेगा कि भाई ये लॉस में थे इसलिए बेच रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा? अपने कदम बैकआउट करेगा। बट हल्दीराम जानता है कि मैं कितना बड़ा मार्केट प्लेयर हूँ। हल्दीराम तो सच में कितना बड़ा मार्केट प्लेयर है। वही जानता है कि मैं इसको आराम से चला लूंगा, मैं थोड़ा बहुत कर करके चला लूंगा, और भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो इसी एरिया में 2 यूनिट है, एक प्रॉफिट में चलेगी, एक थोड़ा लॉस में चलेगी, मिला जुला के मेरी 2 यूनिट हो जाएगी, दोनों सेल करेंगे अपनी अपनी, चल जाएगा अपना काम। तो हल्दीराम ने इसकी वैल्यूएशन करी 5 करोड़ पे। मैं कह रहा हूं अग्रवाल वाला ना हंस के देखेगा। क्यों? क्योंकि कबाड़ी वाला इस पे दाम लगाएगा 1 करोड़ रुपए। अगर वो 7 करोड़ का आउटलेट है ना, तो कबाड़ी वाला उसको 1 करोड़ भी नहीं देगा। आप किसी मिठाई की दुकान में जाओगे, प्रीमियम दुकान में, तो क्या लगा रहता है? उनके वो जो फ्रिज लगे होते हैं, पीछे आउटलेट्स लगे होते हैं, अच्छे-अच्छे डिजाइन्स बने होते हैं, टेबल्स होती है, फर्नीचर होती है। हल्दीराम में भी सेम ये होता है, तो हल्दीराम को ज्यादा अडॉप्ट करने खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप एक बात समझो कि अगर ये बेचने चले जाए, तो वो रेस्टोरेंट वाला कहाँ बेचता रहेगा? मान लो एक कुर्सी बेचेगा किसी को, एक चेयर बेचेगा किसी को, ये पीछे का एक शीशा बेचेगा किसी को, ऐसे तो बेचते मर जाएगा ना। तो उसको पूरा का पूरा सेल उसने किसको कर दी? हमारे केस में हल्दीराम को कर दी। बट यहाँ पर आप समझो, 2 करोड़ रुपए का डिफरेंस जरूर आ रहा है। पर मैंने बताया था पीसी को कंपेयर करना है नेट एसेट से। ठीक है, पीसी कितनी है? 5 करोड़। और नेट एसेट्स कितने हैं? 7 करोड़। 5 में से 7 माइनस करोगे, 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ रुपए तो माइनस में आ रहे हैं। आप तो 2 करोड़ का फायदा उठा रहा है मालिक। 2 करोड़ का जो फायदा लिया है, पहले एक एंट्री करके देखें, फिर सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एंट्री करिए ना हमने। देखो, अब एसेट्स बताना कितने की आई है? पिट के ही मानोगे तुम लोग, 9 करोड़ की ही आई है। नेट एसेट्स आई है 7 करोड़ की। टू लाइबिलिटीज, बेटा लाइबिलिटीज कितने की? 2 करोड़ की। टू वेंडर, और वेंडर का मतलब वही पीसी है जिस पर सेलर कंपनी। कितने की है बेटा वेंडर? कितने में खरीदा है? 5 करोड़ में। अब अगर आप बैलेंसिंग फिगर देखो, तो इधर ही आ रही है, कितने की आ रही है वो भी? 2 करोड़ की। अब गुडविल इधर नहीं लिख देना, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट होती है, गुडविल आपकी एसेट है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्या? कैपिटल रिजर्व। भैया भैया, सुना तो है कैपिटल रिजर्व, बट आज तक जानने की गलती, ओ हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, दोनों के नीचे एक नरेशन जरूर लिख लेना, बीइंग बिजनेस परचेज। नरेशन लिखना जरूरी है जी, मैं बार बार यही कहूंगा, नरेशन लिखना जरूरी है। भैया बात समझा दो। भैया बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि आप बात समझो कि आप समझदार हो इस केस में, ये पक्की बात है, आप खिलाड़ी हो भाई।
आपने 7 करोड़ की चीज 5 करोड़ में खरीद लिया, बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए, 2 करोड़ रुपए का फायदा करा है। बट ये फायदा पता है कहाँ है? कैपिटल में। यानी कि जो 9 करोड़ की कैपिटल थी, सॉरी जो 7 करोड़ की कैपिटल थी, वो आपने कितने में खरीदी है? सिर्फ 5 करोड़ में। तो 2 करोड़ रुपए आपके कैपिटल में भी फायदा चल रहा है। तो आप इस फायदे को लिख लो, इस फायदे को लिख लो और कैपिटल रिजर्व में डाल दो। और कैपिटल रिजर्व हम सब बच्चों को पता है कि किस साइड होता है? लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी साइड इसको शो करके रखो, कैपिटल रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे पैसा निकालेंगे थोड़ा-थोड़ा और इसको भी खत्म करते रहेंगे। अभी के लिए 2 करोड़ का अपना फायदा दिखा लो, ये फायदा है। भैया गुडविल घाटा है क्या? हालाँकि अगर ध्यान से सोचो तो गुडविल में तो ज़्यादा पैसा जा रहा है ना, और इसमें क्या हो रहा है? कम पैसा जा रहा है। आप ये समझो, अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, कैपिटल रिजर्व में इंस्टेंट प्रॉफिट है। इंस्टेंट प्रॉफिट क्यों? 7 करोड़ की चीज 5 करोड़ में मिल गई, 2 करोड़ रुपए मेरे बच गए। ठीक है। गुडविल में क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट है। भैया बायजूस आकाश से बाद में कमाएगा, पहले दिन से सेल चालू हो जाती है क्या? और ना 2 दिन में हमारा करोड़ों रुपए कमा लेगा बायजूस, ऐसा कभी नहीं होता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाओगे। तो उसमें कौन से फ्यूचर वो बेनिफिट्स है, इसमें क्या है? इंस्टेंट बेनिफिट है। भैया आप कौन सा बिजनेस खरीदोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग भी बताना ऑनलाइन वाले बच्चों, कि आप कौन सा बिजनेस खरीदना चाहोगे, जहां पर आप गुडविल खरीद रहे होगे या कैपिटल रिजर्व? बताओ जरा मुझे। अच्छा, दोनों एग्जांपल क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का मैं रैप अप कर दूंगा इसके बाद। मेरा बस एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बस मुझे इतना बता दो कि अगर इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस खरीदते हो, और आप मुझे पक्की आशा है आपसे कि आप लोग कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, ठीक है, भले एक टॉफी की कंपनी खरीदो पर खरीदोगे। आप मुझे बस ये बताओ कि आप कौन सा बिजनेस खरीदना चाहोगे, पहला वाला या फिर दूसरा वाला, यानी कि गुडविल वाला या फिर कैपिटल रिजर्व वाला? कौन सा बिजनेस खरीदोगे आप लोग? गुडविल वाला? मतलब बोल रहे हैं बस, ये लोग पता है क्योंकि इनके मन में तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है, पर इनका एक पॉइंट ये कह रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन ये पूछ कैसे सकते हैं, तो ये लोग सब कह रहे हैं चलो भैया कैप गुडविल वाला ही खरीद लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, धंधा छोटा है ना, और वो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां हल्दीराम को इस वाले में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लॉस मेकिंग एंटिटी है, और उधर बायजूस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पता है क्या करना है? जहां जहां आकाश लिखा है उसके ऊपर लिखवा देना बायजूस आकाश, बायजूस आकाश, बायजूस आकाश। बट हल्दीराम को क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, इसको अपनी क्या कहते हैं, एक्विजिशंस करनी पड़ेगी। एक्विजिशंस मतलब शेयर्स तो लाएगा ना खरीद के। अच्छा, इसको ना क्या करना पड़ेगा? अपना मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा आउटलेट्स के अपने, और जो अगल-बगल के आउटलेट्स हैं, वहां पर इसको ये पैम्पलेट बंटवाने पड़ेंगे कि भैया एक और हमारा यूनिट है जो उधर खुला हुआ है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो सकता है इसको डिस्काउंट्स लगाने पड़े क्योंकि नया है ना। भैया एडवर्टाइजमेंट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो वहां पर आप समझो कि कभी भी कोई बिजनेस खरीदना है तो आपको जिसकी गुडविल बढ़िया हो, वो खरीदना है, ना कि जिसका कैपिटलिज्म बढ़िया हो। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमने करा, आज का मुद्दा आई एग्रीड कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहा है, बट आई होप कि आपको नॉलेज मिली। मेरे हिसाब से मेरे को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना है आपके, मुझे बाकियों पे काम नहीं करना। भैया इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आपने करवाई क्यों? बेटा इसके 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, कब सीबीएसई उठ के पूछ ले मुझे नहीं पता, और मेरा पॉइंट सीबीएसई से लड़ने का नहीं है। मैं आपसे पता एक बात करना चाहूंगा, आज मैं करूंगा इस बात को, ठीक है। जब एट द एंड पहुंचेंगे ना हम, एट द एंड, तो मुझे ना आपको 2-3 चीजों के लिए इसमें एग्री करवाना है कि भैया आप जब इसके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। CUET, इसका अकाउंट्स का जितना भी सिलेबस यहाँ का है, वहां कोई टीचर आपको अलग से ना पढ़ा दे, बस मेरे को ये डर है। जो मैं सारा पढ़ा दूं यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज। भैया और बताओ, CA, CS, CA में भैया ये सब पढ़ा दोगे? नहीं नालायको, ये सब नहीं, अभी ये सब नहीं, इन सबका फाउंडेशन या फिर एंट्रेंस कह लीजिए। इसमें अगर ये चैप्टर है पार्टनरशिप का, गुडविल है, तो बस मेरा मुद्दा ये है कि मैं इतना पढ़ा दूं कि वहां भी काम आ जाए। भैया आपको नहीं लगता कि आपको सिलेबस पे रहना चाहिए, रिजिड रह के, ताकि टाइम कम लगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम्हें लगता है? तुम इस वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे देखो, तुम वीडियो लेट ज्वाइन करा करो, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी ऑफलाइन वालों के पास तो कोई वो है ही नहीं, तो ठीक है, और इनको होना भी नहीं चाहिए। देखो मैं सिंपल कह रहा हूँ आपसे, टाइम जब चूक जाएगा ना, तब ये चीज रियलाइज मत करना कि यार बंदे ने पढ़ाया था। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, ये बात मैं पेन पकड़ के कह रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी प्रोफेशन है, मैं आपसे साफ ये बात कहूंगा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता हमेशा कि अरे नहीं नहीं मैं ही पढ़ाता हूँ सारी चीजें। हर टीचर अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ाता है, मेरे को ये बेस्ट लगता है यार, मेरे को खत्म कहानी। मैंने अपने टीचरों से ये सीखा है कि मुझे हर चीज बतानी आनी चाहिए। मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस ये गलती मत करना कि यहाँ पर सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट और अपनी थ्रिल के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए तुम वो बेसिक कॉन्सेप्ट और मेन कॉन्सेप्ट छोड़ दो जो आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं बताता हूँ ना, आप जाके पूछना कि एएस ओ इंटेंजिबल एसेट्स पे कौन सा एएस और इंडेस लगता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस टीचर ने बताया होगा, ठीक है, और जिन्होंने बताया होगा उनके लिए अप्लॉज जरूर करना, उनके लिए क्लैप जरूर करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एएस और इंडेस के बारे में। एकदम से चलो तो पागल ना हो जाओगे क्या? आपको पता होना चाहिए गुडविल एमोटाइज होती है, गुडविल क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। आपको पता होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स को ना पता है आपको? अभी आप कह रहे हो कि विच कैन नॉट बी फील्ड, विच कैन नॉट बी सीन,
बेटा 5 कंडीशन होती है और वो 5 कंडीशन इतनी धमाकेदार है ना, आपको क्या बताऊं, इंडिस 38 में लिखी हुई है, एस 26 में लिखी हुई है कि किसी भी चीज को इंटेंजिबल एसेट्स कहने के 5 तरीके हैं। मतलब 5 पॉइंट्स है जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब अभी वो देखो, अब मैं इतना भी नहीं रहता कि मैं वो पॉइंट्स बताना शुरू कर दूं तुम्हें यार, वो नहीं है आपके काम के अभी। वो सीखोगे, 5 पॉइंट्स है, जिसका एक पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट, वो मैंने आपको बता दी, वो मैंने आपको एसेट्स के संग मर्ज कर दिया। कल को कोई भी टीचर आपको बताएगा इकोनॉमिक बेनिफिट, तो आप क्लिक कर जाओगे कि हाँ भाई काम का है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अपने कैमरे का, और किसका दिया आपने, ये कैलकुलेटर का, कि भाई इंफीरियर हो गया। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, ये सीएस और ये सीएमए फाउंडेशन। भैया और कुछ, भैया अगर आप एसओएल की प्लानिंग कर रहे हो, वैसे तो एसओएल और अब उसका दोनों का कोर्स सेम है, बीकॉम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में अकाउंट्स देखने के लिए मिलती है। थर्ड ईयर में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थर्ड ईयर में थोड़े अच्छे चैप्टर्स आ जाते हैं, लाइक पीसी, और लाइक क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के एएस आ जाते हैं, लाइक वहां पर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चैप्टर आ जाते हैं। एचपी आ जाता है, हायर परचेज तो बोल ही दिया शायद मैंने, हायर परचेज आ सकता है, मतलब ऐसे चैप्टर आ जाते हैं। कंसोलिडेशन आ सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाता है वहां पे। बट वहां पर भी यही चीज है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर परचेज कंसिडरेशन देखोगे ना, तो पीसीबीसी की बात करेगा। अब यहाँ मैंने पीसी की बात नहीं करी होती तो तुम वहां बोलते पीसी मतलब प्रकाश क्लासेस, मतलब बोलेंगे भैया ने नाम शॉर्ट कर लिया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मजे मजे में सारा पढ़ लो, और ये सारे पॉइंट्स अगर आपके क्लियर ना हो तब हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि बीकॉम नहीं पढ़ा या बीकॉम नहीं पढ़ाया, बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ा हुआ है वैसे तो, और बीकॉम ऑनर्स दोनों पढ़ाया हुआ है, एमकॉम भी पढ़ा हुआ है। एमकॉम में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एमकॉम का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। भैया एमकॉम का भी मर्ज करा दो, नालायक को इतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि एमकॉम की ना थोड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो, थोड़ा तो वहां आपको प्रोफेशनल बनाया जाएगा, और प्रोफेशनल बनाया जाएगा, पर काम यही आएगा सारा। अब जैसे यहाँ वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जैसे चैप्टर होंगे, ठीक है। अब वहां, हाँ, पर इतना मैं कहता हूँ कि कम से कम आपको इस सिलेबस में डीटी आईडीटी का मतलब पता चल जाएगा कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सब बातें पता चल जाएगी आपको। ऑडिट पता चल जाएगा कि ऑडिट ऑडिट क्या होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कर लेने चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेना। अभी जो मेरा रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी यूनिट नंबर 2 रहती है सेल्फ जनरेटेड, और ये पूरी की पूरी होगी कल की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम सेल्फ जनरेटेड को खत्म कर लेंगे। बट इसको ना कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, तो 2 मेथड मेरी एक क्लास में, और तीसरा मेथड मेरी, मतलब 2 क्लासेस और ऑलमोस्ट लगाएंगे इसमें हम, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया, अब आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय बच्चों।